दोस्तों, आज के वीडियो में हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि संविधान सभा का एक वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, क्योंकि उसमें संविधान सभा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए हैं। आपको ऐसी टेक्निक और ट्रिकों से याद कराया गया है जिससे आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद कुछ टॉपिक जो छूट गए थे, जैसे संविधान सभा की समितियाँ हैं, या फिर हमारे संविधान में जो कुछ महिलाओं का भी योगदान रहा है, और अन्य चीज़ें भी हमारे संविधान से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे विशाल संविधान है और इसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। और फिर ये 2 टाइम पे अलग अलग लागू हुआ है। 26 नवंबर 1949 के दिन जब हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, यह आंशिक रूप से लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो ये सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो क्या संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, संचालन समिति थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। लेकिन हम लोग क्या है, पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन समिति कौन देख रहा था। तो इसे मैं थोड़ा सा आपको एक लॉजिकली, एक हल्का सा ट्रिकी वे में समझाता हूँ। इसे अन्यथा नहीं लेना। मेरा फोकस पढ़ने और पढ़ाने में कम, आपको याद कराने पर ज़्यादा है। जो पढ़ने और पढ़ाने की जो झंझट है उसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरा फोकस ये है कि आप लोग यहाँ से याद करके जाएं और अपनी परीक्षा में डायरेक्ट इस्तेमाल इसका कर सकें। तो इसे ऐसे समझिए आप लोग। हाँ, तो इसमें क्या है, आप इसको ऐसे याद रखिए कि राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आप लोग जान ही रहे हैं, तो ये क्या है, संचालन में व्यस्त थे। संचालन में व्यस्त थे और संविधान सभा की प्रक्रिया, ये जो 8 नंबर पर देखिए प्रक्रिया लिखी, प्रक्रियाओं में संचालन और प्रक्रिया का कार्यभार राजेंद्र प्रसाद के पास था। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद ने हमारा भारत का जो झंडा है तिरंगा, उसकी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति थे, इसे भी यही देख रहे थे। और पटेल जी जो है, वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ थे, प्रांतीय संविधान समिति में व्यस्त थे। प्रांतीय संविधान समिति से मतलब ये हमारी देसी रियासतों को जोड़ रहे थे, भारत में हैदराबाद के निजाम से निपट रहे थे। और भीमराव अंबेडकर प्रारूप लिख रहे थे, हमारे संविधान का ड्राफ्टिंग बना रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, नेहरू जी ने देखा कि ये सब लोग व्यस्त हैं, तो हम ऐसा करते हैं, एक संघ बनाते हैं ताकि ये भारत के पीएम बने रह सके, प्रधानमंत्री बने रह सकें। तो नेहरू जी ने क्या किया, एक संघ बनाया, संघीय। और संघ किसके माध्यम से बनाया, संघीय संविधान समिति के माध्यम से बनाया। ठीक है। लेकिन नेहरू जी को ये आइडिया लगा कि ये संघीय संविधान समिति से जब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा, संघ बनाने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास शक्ति होना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रधानमंत्री बने रह सकेंगे। तो फिर नेहरू जी ने दूसरी समिति बनाई, संघ शक्ति समिति। ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ व्यस्त थे, संचालन में, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या कर रहे थे, संचालन के अलावा ये प्रक्रिया भी डिसाइड करते थे, क्योंकि अध्यक्ष ये थे। तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब लिया था, मैंने आपको बताया था 20 जुलाई 1947 को हैदराबाद के निजाम ने कहा था कि हम भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, उल्टा हम भारत पे अंग्रेजों के जाने के बाद उल्टा कब्जा कर लेंगे भारत पे, उनने एक धमकी दिया था। तो 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के माध्यम से तिरंगा को फाइनल किया, यही तिरंगा ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। ठीक है। तो उनने 20 जुलाई को धमकी दी थी, तो 22 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद जी ने फाइनल कर लिया तिरंगा को, कि तिरंगा हमारा बनेगा। तो आप ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है। ये हो गया, राजेंद्र प्रसाद जी की 3 समितियां, ये संचालन कर रहे थे, प्रक्रिया नियम देख रहे थे और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति को देख रहे थे। उसके अलावा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये प्रांतीय संविधान समिति, ये प्रांतों में व्यस्त थे। ग्वालियर रियासत कहाँ पे है, हैदराबाद रियासत कहाँ पे है, ये प्रांतों में व्यस्त थे। ये दिल्ली की राजनीति पे इनका फोकस कम था। ठीक है। और भीमराव अंबेडकर क्या है, संविधान को लिखने में व्यस्त थे, तो प्रारूप समिति को देख रहे थे, उसका ड्राफ्ट बना रहे थे। तो इसी में क्या किया, नेहरू जी ने अपना एक संघ बनाया, जिससे क्या होगा, संघीय संविधान समिति। जब नेहरू जी को ये आइडिया लगा कि इससे कुछ नहीं होगा, मेरे पास शक्ति होना बहुत जरूरी है, तो फिर उन्होंने दूसरी समिति बनाई, संघ शक्ति समिति। इस माध्यम से आप इस सारी समितियों को याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ उप समितियां भी थी। ये देखिए, एक मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए
5 उप समितियाँ थीं। देखो ये तुम्हें 4 मिलेंगे, एक तो मौलिक अधिकार हो गया, दूसरा अल्पसंख्यक हो गया, तीसरा जनजातियाँ हो गई, जनजातियाँ तथा बहिष्कृत क्षेत्र एक ही को मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत समिति उप समितियाँ कितनी थी? 5 थी। अब इसे समझाते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी उसको कौन देख रहे थे? जेबी कृपलानी देख रहे थे, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक की उप समिति कौन देख रहे थे? एससी मुखर्जी देख रहे थे। तो जेबी कृपलानी को आप कैसे याद रख सकते हैं? जेबी कृपलानी एक बहुत फेमस नेता थे उस टाइम के, लेकिन क्या हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव चल रहे थे। मैंने बताया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित थी, और हमारे पास कितनी सीट थी? 389 सीट थी उस टाइम पे, जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा बन रही थी। तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट, 389 सीट थी। तो भारत की जनसंख्या कितनी थी उस टाइम पे, जुलाई 1946 में? ये थी 38 करोड़ 90 लाख, यानी 39 करोड़ भी पूरी नहीं थी। आज भले ही हम लोग 139 करोड़ हैं, ठीक है। तो ये जेबी कृपलानी जी चुनाव हार गए थे। हालांकि BR अम्बेडकर भी चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में उन्हें फिर राजेंद्र प्रसाद जी, गांधी जी, इन लोगों ने, पता था वो बहुत योग्य हैं, उसके फिर उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उनके साथ तो एक ये और हुआ कि ये जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन प्लान के तहत, 3 जून को माउंटबेटन प्लान था, इसके तहत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 3 जून 1947। माउंटबेटन प्लान के तहत कहा गया कि 2 अधिराज्य बनेंगे, भारत पाकिस्तान। फिर फाइनली 15 अगस्त 1947 को डिवाइडेशन हो गया। तो क्या हुआ, जो BR अम्बेडकर जी जो बंगाल से चुनाव जीते थे, उनका जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। अब वो भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कैसे रहेंगे? फिर उन्हें बॉम्बे से कोई जयकर करके थे, उनकी जगह पर चुनाव लड़ाया गया, फिर वहाँ से जीत के संविधान सभा में आए। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जेबी कृपलानी क्या थे? ये बहुत फेमस नेता थे, हालांकि चुनाव हार गए थे, इसलिए इन्हें उप समिति दी गई, पूरी समिति नहीं दी गई, इसलिए उप समिति दी गई। आप समझ गए? और BR अम्बेडकर भी तो हारे थे, फिर उन्हें क्यों प्रारूप समिति दी गई? भाई वो योग बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए उन्हीं ने संविधान लिखा, आप मान के चलिए, ठीक है। ये अल्पसंख्यक उप समिति क्या है? इसके HC मुखर्जी थे, ठीक है। और उत्तर पूर्व सीमांत, ये गोपीनाथ बारदोली जी थे, ये उत्तर पूर्व क्षेत्र के थे, असम साइड के। इसलिए असम साइड का जो मामला था उत्तर पूर्व का, आज जो हमारा 7 सिस्टर जो हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, उधर का जो क्षेत्र था, उसकी समितियों को गोपीनाथ बारदोली देख रहे थे। और कौन देख रहे थे? और ये भी ठक्कर भी देख रहे थे, ये भी उधर ही के। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे? एक तो आपको याद रखना चाहिए गोपीनाथ बारदोली किधर के, तो जहाँ की जानकारी होगा वहीं का तो उन्हें काम दिया जाएगा कि नहीं, समझ गए आप लोग। तो उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र में देखो, असम को छोड़कर, असम को क्यों छोड़ दिया? उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र में असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के उप समिति के अध्यक्ष ये गोपीनाथ बारदोली थे, उप समिति के थे। क्यों थे भाई? असम को क्यों छोड़ा गया? गुवाहाटी कहाँ है? असम में है ना। तो असम क्या है? डेवलप है। उत्तर पूर्व में असम ही डेवलप है सबसे ज़्यादा, बाकी सब क्या है, या तो पहाड़ी क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र है। इसलिए असम में इसकी ज़रूरत नहीं थी। किसकी? जनजातीय आंतरिक रूप से छोड़े गए इस उप समिति की जरूरत असम में नहीं थी। इस उप समिति की जरूरत वहाँ थी, जैसे आज भी आप देख लीजिए नागालैंड में हमारे खिलाफ जो एक सैनिक विद्रोह टाइप चलते रहते हैं, मणिपुर में भी आप देख रहे हैं विवाद चल रहे हैं, तो उसके लिए ये समिति बनाई गई थी ताकि देश एक बना रहे, हमारे देश की एकता के लिए। दूसरा, ये भी ठक्कर को भी बनाया गया, ये भी उत्तर पूर्व से संबंधित है, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए। इसमें भी असम के सिंचित क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। असम में सिंचित क्षेत्र, मतलब मैंने बोला ना असम डेवलप था, तो असम के छोड़ दीजिए। तो ये छोड़े गए आंशिक छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, ये भी ठक्कर के लिए, ठीक है। इन दोनों का याद रखिएगा। ये जैसा ये उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम से आप लोग पहले समझिए, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र के लिए उप समिति। तो उत्तर पश्चिम किधर है? देखिए, जो पाकिस्तान है वो हमारे उत्तर पश्चिम में ही है, उधर के लिए एक समिति थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति। लेकिन इसमें क्या घपला हुआ, देश अब विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा इसका कौन अध्यक्ष था, क्या था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपने सीमांत गांधी का नाम सुना? सीमांत गांधी कौन थे?
खान अब्दुल गफ्फार खान, वो इस समिति के अध्यक्ष थे। और भी कोई HR खन्ना करके थे। देखें, ये पंजाब वाला क्षेत्र है, उधर का क्षेत्र है, वहाँ खन्ना लोग मिलते हैं ना, खत्री लोग। गुरु नानक क्या थे? खत्री ही थे ना। तो HR खन्ना ये भी उत्तर पश्चिम को संभाल रहे थे। उसके अलावा सीमांत गांधी, मतलब ये देखिए उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, मतलब उत्तर पश्चिम सीमांत की ही बात कही गई, तो वहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान थे, वो भी इस समिति में शामिल थे, उप समिति में। ठीक है, तो ये यहाँ उप समितियाँ भी आपको बता दी हमने। अब देखिए दूसरा, इसमें जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम को 1946 के चुनाव की मैं बात कर रहा था ना, 10 लाख की आबादी। ये देखिए, हिंदू को 163 सीटें मिली, मुस्लिम को 80 मिली। मतलब हिंदू को कितना मिली? मुस्लिम से जस्ट डबल। मुस्लिम 80, हिंदू 160। 3 ज़्यादा है, वो मैटर नहीं करता, 3 ज़्यादा है, 160। अनुसूचित जाति को 31, ईसाई को 6, जनजाति को भी 6। तो ईसाई और जनजाति को बराबर बराबर थी, 6-6। सिख को 4, एंग्लो इंडियन को 3, पारसी को 3। अच्छा ये बताइए, हमारे संविधान में जो एंग्लो इंडियन के लिए एक प्रावधान था कि लोकसभा में 2 लोग एंग्लो इंडियन को नामित करते थे राष्ट्रपति, ये किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया बताइए? देखिए, एंग्लो इंडियन के लिए यहाँ कितनी सीट हैं? 3 सीट है ना। तो क्या हुआ, 2020 में एक संविधान संशोधन हुआ, 2020 में। और संविधान संशोधन ये 3 सीट से नहीं, 104 था, 104। तो भारत के संविधान में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन को हमने बंद कर दिया। ये कहाँ होता था? ये लोकसभा में होता था। क्या राज्यसभा में भी हम एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं करते थे? पहले नहीं करते थे। राज्यसभा में जो मनोनयन होता है वो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति करता है, और वो उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। कोई कला से, कोई साहित्य से, कोई विज्ञान के क्षेत्र से। ये सचिन तेंदुलकर हैं, हमारी जो स्वर्गीय लता मंगेशकर जी थी, ये लोग राज्यसभा में कैसे आए हैं? ये चुन के थोड़ी आए हैं, इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनको सीधे मनोनयन कर लिया। वो इतने योग्य थे कि भाई आप आ जाइए, आपकी ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि आप हमें गाइड करेंगे इसके लिए। लेकिन एंग्लो इंडियन को क्यों हटा दिया गया? क्यों एंग्लो इंडियन का मनोनयन हटा दिया गया बताइए? अब देखो मैं बताता हूँ क्यों हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन को यहाँ 3 सीटें आई थी ना, इसलिए हमने 2 सीटें इनके लिए दिया कि भाई अगर तुम चुन के नहीं भी आ पाओ तो हम तुम लोगों को देंगे, सीट देंगे लोकसभा में 2। अगर आप चुन के नहीं आएंगे तो हमारे राष्ट्रपति जी आपको मनोनीत कर लेंगे। अब क्या है, जो एंग्लो इंडियन की ये जनसंख्या में जो अनुपात है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अगर यही संविधान सभा का गठन आज होता तो एंग्लो इंडियन की 1 सीट भी नहीं आ पाती। इनकी जनसंख्या इतनी कम हो गई हमारे देश में। जब आपकी सीट ही नहीं आ पाएगी, आपकी जनसंख्या का अनुपात ही ना के बराबर है, तो फिर ये जो 2 सदस्यों का मनोनयन था, ये सरकार ने 104 संशोधन के तहत हटा दिया। ठीक है, एक आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझिए, ये संशोधन केवल लोकसभा तक ही सीमित नहीं था, ये राज्य की विधानसभाओं में भी एंग्लो इंडियन का मनोनयन का प्रावधान था। अच्छा ये बताइए, किस आर्टिकल के तहत एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था? तो ये 3 सीटें मिली थी ना, तो 331। मैंने क्या बोला है, आज अगर यही संविधान सभा बनती तो इनका 1 सीट भी नहीं आता एंग्लो इंडियन का। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे? 331 के तहत जो मनोनयन होता था। 104वें संविधान संशोधन के तहत 2020 में हटाया गया। ये संशोधन अधिनियम था 2019 का, लागू हुआ जनवरी 2020 से। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद? 331 अनुच्छेद के तहत। समझ गए आप लोग? तो हम यहाँ आते हैं अपने मूल विषय पर। ये पारसी है, इनकी भी 3 सीट आई थी, एंग्लो इंडियन की भी 3 सीट आई थी, लेकिन इनका कोई मनोनयन का प्रावधान नहीं था पारसी का। सिख की 4 आई थी, पिछड़ी जनजातियों की 6, भारतीय ईसाई की 6, अनुसूचित जाति की 31 और मुस्लिम के 80, हिंदू की 163। अब संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी। अच्छा, कितनी थी? 15 सदस्य थी, महिला की सदस्य थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब लूसेंट पढ़ते हैं तो ये देख लेते हैं, ये अम्मू स्वामीनाथन थी, बेगम अजाज रसूदी, दच्छानी बेलुआदुन थी। ये सब देखने से क्या है, देखिए इनका महत्व तब है जब आप आज से लिंक करके पढ़िए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, लेकिन हमारे देश ने कितनी तरक्की किया है, महिलाओं को कितना योगदान दिया है, कितना बढ़ावा दिया है, वो आज दिखता है। आज आप हमारी अभी कौन सी लोकसभा चल रही बताइए? लोकसभा का नंबर पूछ रहे हो, 16वीं 17वीं 18वीं कैसे चल रही, कौन सी है?
तो अभी जो मोदी जी चुन के आए हैं तीसरी लोकसभा में, फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, ये तीसरी लोकसभा नहीं, तीसरी बार बोल रहा हूँ, ये लोकसभा है 18वीं लोकसभा है, ठीक है। अब 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं हमारी चुनी गई, तो वो है 74, ठीक है। मतलब 74 महिलाएं आज हमारी लोकसभा में हैं। तो ये कितना परसेंटेज हुआ, ये हुआ लगभग 14% के आसपास जो महिलाएं, 14%। कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, परसेंटेज ऐसे निकलेगा कि हमारी लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 74 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिए और लोकसभा की कुल सीटों से भाग दे देना, तो आपका ये 14 के आसपास आ जाएगा, 14% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हमारी 17वीं लोकसभा थी, जब 2019 में चुनाव हुए थे, 17वीं लोकसभा जो थी उसमें महिला सदस्य कितनी थी, 74 से कम या ज़्यादा, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई। 74 से ज़्यादा थी, लेकिन इस बार हमारी 4 महिलाएं घट गई हैं। तो पहले के 4 घट गई हैं, तो इसका मतलब 78 होंगी, तभी तो 4 घट के 74 रह गई हैं, ठीक है। तो 74 से 14% कर लीजिए, ठीक है, 74 से 14%। अब ये क्या थी, 15 महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी, ये कुल 296 में 15 महिलाएं बोल रहे हैं। यहाँ 389 की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान बट गया है, पाकिस्तान अलग चला गया है 15 अगस्त 1947 से। तो ये हमारे पास 296 में 15 थी, इनका परसेंटेज अब निकालिए आप लोग। तो देखिए ऐसे होता है, इसे 296 को मोटा मोटी आप 300 मान लीजिए, तो 300 का 10% कितना हुआ, 30 हुआ, और महिलाएं कितनी है, 15, तो 5% के आसपास महिलाएं हमारे संविधान सभा में थी। कितनी थी, 5%, और अभी कितनी है, 14%, 74, ठीक है, 18वीं लोकसभा में। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम अपने इस पे आते हैं, लूसेंट पे। तो पहले एक तो है अम्मू स्वामीनाथन, ये कहाँ से थी, मद्रास से। तो आप कैसे पता चलेगा, देखो साउथ में पहले या तो मद्रास था या फिर त्रावणकोर का नाम आता है, ठीक है। तो जितना भी साउथ का नाम मिलेगा आप समझ लेना मद्रास से है। देखो ये जो है मद्रास से है, जबकि एनी मैस्क्रीन जो है ये त्रावणकोर से, कोचीन यूनियन से, तो ये आज का केरल में है, ठीक है। तो ऐसे समझिए केरल में ईसाई लोग बहुत हैं, तो ये ईसाई थी, एनी मैस्करीन क्या थी, हमें ईसाई ये लग रहा है, आप सर्च कर लीजिए, ठीक है, सर्च जरूर कर लेना आप। तो ये ईसाई थी, ये कहाँ से थी, केरल से। अब बाकी हम सब लोग साउथ की कितनी थी वो हम जोड़ लेते हैं एक बार। तो एक तो अम्मू स्वामीनाथन हो गई, नाम से स्पष्ट है। दूसरी कौन है, दक्षानी बेलियादून, ये भी नाम से स्पष्ट है। फिर जी दुर्गाबाई, ये दुर्गाबाई में आप पश्चिम बंगाल से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सामने क्या जी लगा है, जी दुर्गाबाई, तो इनका पूरा नाम सर्च कर लीजिए तो काफ़ी बड़ा नाम आएगा, इसी टाइप का आएगा, दक्षानी बेलियादून टाइप का, जैसे कुछ भी, जी दुर्गाबाई, ठीक है। 3 हो गए, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, दक्षानी बेलियादून भी मद्रास से, जी दुर्गाबाई भी मद्रास से। उसके अलावा मद्रास से कोई है, ठीक है। तो 3 लोग तो मद्रास से हो गई और एक केरल से हो गई। तो साउथ से थी कितनी, 4 महिलाएं साउथ से थी, इतना आप याद रखिए, ठीक है। एक ये यानी मशरीन है, तो 4 हो गई। अब ये आते हैं मुस्लिम महिलाएं कितनी थी, तो मुस्लिम में अभी हमें तो बेगम आजाद रसूल ही दिख रही हैं, और ये संयुक्त प्रांत से हैं, यूनाइटेड प्रोविंस से हैं, अर्थात यूपी से हैं। और यूपी से थी तो कहाँ से हो सकती हैं, तो आप यूपी में मुस्लिम माहौल में देखो तो आगरा या लखनऊ दिखता है, तो ये लखनऊ से थी बेगम आजाद रसूल, ठीक है। वैसे भी लखनऊ को हम नवाबों का शहर बोलते हैं, तो बेगम कहाँ से होगी, जहाँ से बेगम हजरत महल थी, तो ऐसे समझ लीजिए आप लोग। बेगम हजरत महल आपने सुना होगा, 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ उनका नाम आपने सुना होगा, यदि आप पढ़े हैं पहले से इतिहास को तब। नहीं तो यहाँ आप हम बता रहे हैं लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाबों के शहर में ही तो बेगम मिलेगी आपको, तो बेगम आजाद रसूल लखनऊ से हो गई। अब ये आते हैं हंसा मेहता, बॉम्बे से थी। तो पहले क्या है, बॉम्बे और गुजरात एक ही था। आपने एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक देखा होगा, तो तारक मेहता कहाँ के हैं, गुजरात के ही थे। जेठालाल कहाँ के हैं, गुजरात के, तो उससे आप लिंक करके चलिए बॉम्बे से, ठीक है। उस समय गुजरात नहीं था। ये कमला चौधरी क्या है, देखो चौधरी एक ऐसा टाइटल है वो तुम्हें देश के अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। तो कमला चौधरी ये यूपी से हैं, इसके अलावा मालती चौधरी हैं, ये उड़ीसा से हैं, ठीक है। तो चौधरी का टाइटल तुम्हें यूपी में भी मिल जाएगा, उड़ीसा में भी मिल जाएगा, ऐसे समझिए। लेकिन जो रे है, जो लीला रे, रेणुका रे, सत्यजीत रे, मतलब आपने रे टाइटल या कहाँ का टाइटल है, पश्चिम बंगाल का टाइटल है रे,
तो रेणुका रे और लीला रे कहाँ से थी? पश्चिम बंगाल से। आप समझ गए? अच्छा, आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे इसमें पूर्णिमा बनर्जी में, क्योंकि ममता बनर्जी आज कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? पश्चिम बंगाल की। तो आप सोचोगे पूर्णिमा बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की होगी, लेकिन भाई यहाँ कान खड़े कर लेना, ये पश्चिम बंगाल की नहीं थी, ये यूपी से थी, संयुक्त प्रांत से। वहाँ से चुनाव लड़ी होंगी, ऐसा हो सकता है। कोई अपने देश में ऐसा थोड़ी है, मोदी जी तो गुजरात के हैं लेकिन बनारस से चुनाव लड़ते हैं। तो अपना देश में छोटा माइंड सेट नहीं है, बड़ा ब्रॉड में सोचते हैं हम लोग भारतीय हैं। हम समझाएंगे कैसे हमारा यूनियन है, हम फेडरल का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाते अमेरिका की तरह, हम लोग यूनियन है, अमेरिका से भी ज़्यादा मजबूत हैं हम लोग, ठीक है। हमारे यहाँ जो राज्य बांटे गए हैं वो सुविधाओं के लिए बांटे गए हैं, ऐसा नहीं कि राज्य का अस्तित्व अलग है, नहीं भाई। आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक राज्य से दूसरा राज्य निकल जाएगा, ये पावर है हमारे संसद के पास, वो आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये राजकुमारी अमृत कौर है, इन्हें आप जानते होंगे। ये कहाँ से थी? मध्य प्रांत और बरार से थी। तो बरार से मैंने आपको बताया था कि बरार का नाम सुनिए तो हमेशा आप यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या पहले से 2-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए बरार में इमाद शाही वंश चल रहा था, जो बेहमनी साम्राज्य था। बेहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य था ना, इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो बेहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा था, जिसमें एक था बीजापुर, एक था गोलकुंडा, एक था बरार, एक था बीदर और एक था अहमदनगर। तो 5 हो गए। एक था टाइगर नहीं, एक था अहमदनगर। तो बरार में कौन सा वंश चल रहा था? इमाद शाही वंश, इमाद शाही। और यहाँ वो इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की थी? फतेहुल्लाह इमाद शाह ने। कब की थी? 1490 में। 5 में से 3 तो 1490 में स्थापित हुए थे और 2 गोलकुंडा ये बाद का, ये 1512 के आसपास है। यानी कि आप ऐसे समझिए, बेहमनी को हम लोग कहते हैं 5 भागों में बटा था। मेरे हिसाब से बेहमनी 3 भागों में बटा होगा, जो 1490 में बट गया। उसके बाद 2 भाग और निकल गए, ठीक है, गोलकुंडा और अहमदनगर, ठीक है। अब है राजकुमारी अमृत कौर कहाँ से जीती? मध्य प्रांत से और बरार से, ठीक है। मध्य प्रांत मतलब आप एमपी से लेके चलिए। पहले नागपुर का क्षेत्र और बरार का क्षेत्र ये एमपी में ही आता था। ये बाद में फिर 7वां संशोधन वगैरह 1956 में जो आया उससे चीज़ें बट गई हैं। हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन हुआ उस टाइम पे, ठीक है। देखिए, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ये क्या इमाद शाही वंश बता रहे हैं, तो आप लोग बस थोड़ा सा याद रखने का कोशिश कीजिए। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, या फिर राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे तब आप समझ जाएंगे हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और जो लोग पढ़ चुके हैं वो समझ रहे होंगे कैसे इंटरलिंकिंग की जाती है चीज़ों की। तो ये राजकुमारी अमृत कौर है, ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री यही रही हैं, राजकुमारी अमृत कौर। और अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानतर अली खां। इन्हें कैसे याद करना था आपको? डॉक्टर हाथी थे, हाथी को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? गज, गज बोलते हैं। तो डॉक्टर हाथी से गजानतर अली खां याद रखिए, ये वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे। तो डॉक्टर मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड कर पा रहे होंगे आप लोग। तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। क्यों थी? क्योंकि इनके नाम में अमृत है, इसलिए दवा की जगह अमृत पिलाना जरूरी था नेहरू जी के अनुसार, ठीक है। सुचेता कृपलानी ये संयुक्त प्रांत की थी, यूपी से। विजया लक्ष्मी पंडित, इन्हें तो आप जाने रहे होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजया लक्ष्मी पंडित को, इन्हें सब जानते हैं, संयुक्त प्रांत से, ठीक है। सुचेता कृपलानी ये भी यूपी से थी। जेबी कृपलानी का बताया था ना आपको, सुचेता कृपलानी भी याद रखिए यूपी से, ठीक। इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, कहा जाता है कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, लेकिन इसे पढ़िए आप गौर से। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान कुल 141 बैठक हुई। मजाक है, 180 दिन होते हैं 6 महीने में, और 141 बैठक, कितनी छुट्टी ली होगी। और ये कोई ये नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, बैठक हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग। तो BR अम्बेडकर ने तो 6 माह से कम समय में ही ड्राफ्ट लिख दिया था। और इसका पहला ड्राफ्ट मसौदा कब दिया था? फरवरी 1948 में। जब मैंने आपको इनकी तिथियां याद कराई थी तो क्या बोला था आपको? 1948 में 2 ही काम हुए, एक तो फरवरी, दूसरा महीना याद रखिए, और एक 11वां महीना याद रखिए, ठीक। 1948 में आपको 2 महीने याद रखना, दूसरा और 11वां। दूसरे में क्या हुआ था? मसौदा लाया गया था, ठीक है, फरवरी में, फरवरी 1948 में।
और नवंबर 1948 में उस मसौदे पे वाचन हुआ था। प्रथम वाचन कब हुआ? नवंबर 1948 में, 4 नवंबर से हुआ था। ये 10 दिन चला था, 14 नवंबर तक। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात पॉइंटेबल है, उसे पॉइंट कर लीजिए आप लोग। जो संविधान सभा जो है हमारे, उसका कच्चा मसौदा किसने तैयार किया था? यहाँ आपसे पूछा जाएगा बी आर अम्बेडकर ने किया था क्या, कि बी एन राव ने किया था? तो कच्चा मसौदा बी एन राव ने किया था, ये ध्यान रखना। ये बेनेगल नरसिंह राव करके थे। ये संविधान सभा के कैसे संवैधानिक सलाहकार थे? बी एन राव। बी एन राव को जरूर आप जान लीजिए। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ये। और इनने क्या किया? 1946, मतलब ऐसे समझिए आप लोग, जब हमारा संविधान बन रहा था तो 1946 में ही, जैसे कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, तो बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुने गए। ये अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जब हम आपको पढ़ाएंगे हमारे संविधान के विदेशी स्रोत क्या थे, अमेरिका था, कनाडा था, यूनाइटेड किंगडम था, आयरलैंड था। तो बी एन राव ने इन देशों की यात्रा की, वहाँ से कुछ वहाँ के संविधान को समझा, फिर आके भारत में एक कच्चा मसौदा तैयार किया, और फिर वो कच्चा मसौदा बी आर अम्बेडकर साहब को दिया, मतलब अम्बेडकर जी को दिया। फिर अम्बेडकर जी ने उसे फाइनल एक अलग रूप दिया है। ठीक है, तो कच्चा मसौदा तैयार करने का श्रेय बी एन राव को जाता है। एक बात, इनने अम्बेडकर जी की बहुत सहायता की थी। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जैसे वीपी मेनन जो थे, उनने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता देसी रियासतों को एकत्रित करने में की थी। बी एन राव ने अम्बेडकर साहब की बहुत सहायता की थी। ये बी एन राव थे कौन, आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये ऐसे समझिए, आज हमारे जो आईएएस लोग हैं ये इस तरह थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे बी एन राव। ठीक है, एक ये हो गया। तो संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। लेकिन वहीं आता है संविधान सभा के, अगर हम वीपी मेनन से तुलना कर दिए हैं तो आप समझोगे वीपी मेनन तो सचिव थे, उनके रियासती मंत्रालय के सचिव थे। तो क्या ये सचिव थे संविधान सभा के? नहीं भाई, ये सचिव नहीं थे, ये सलाहकार थे। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में ये बात आना चाहिए, तो सचिव कौन था? तो संविधान सभा के सचिव थे एच वी आर आयंगर साहब। इसे लिख लीजिए, एच वी आर आयंगर, ये सचिव थे। बी एन राव सचिव नहीं थे, सलाहकार थे, जबकि वीपी मेनन रियासती मंत्रालय के सचिव थे। समझ गए आप लोग? अब 2-3 फैक्ट और बचे, उन्हें भी देख लेते हैं। देखो, संविधान सभा में हाथी को मोहर के रूप में चुना गया था। ठीक, लेकिन प्रतीक चिन्ह कौन था? अशोक स्तंभ था, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये देखिए, मूल संस्करण जो था हमारे संविधान का, उसका सौंदर्यीकरण और सजावट किसने किया था? तो शांति निकेतन के कलाकारों ने। इनका नाम क्या था? नंदलाल बोस और बीहर राम। ठीक, नंदलाल बोस और बीहर राम मनोहर सिन्हा, बीहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो आप ये बताइए, शांति निकेतन का नाम सुन के आप किसी व्यक्ति को याद कर पा रहे हैं? शांति निकेतन का जब आप सुनते हैं तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर को याद करना चाहिए। ये उन्हीं का शांति निकेतन था। और उनके यहाँ कौन कौन कलाकार थे? तो नंदलाल बोस, बीहर राम मनोहर सिन्हा। इन्हें मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण किया था, सजावट, जो फूल पत्ती वगैरह लगाते हैं वो काम इनने किया था। ठीक है, और उसका मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा? अर्थात इसका सुलेखन, कैलियोग्राफी बोलते हैं इसे, बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। बसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंदलाल बोस और बीहर राम ने क्या किया था? अलंकरण किया था, मतलब सजाया धजाया था। जबकि ये जो है ना, बसंत कृष्ण वैद्य, इनने हिंदी संस्करण किया था। ऐसे याद रखिए, जो वैद्य है ना, ये कैसा शब्द है? ये ठेठ हिंदी जैसा लगता है, हिंदी संस्कृत मिक्स शब्द है, बसंत कृष्ण वैद्य। तो समझ लीजिए इन्हें हिंदी संस्करण से। और नंदलाल बोस और बीहर राम मनोहर सिन्हा ये अलंकरण से। अब ये देखिए, ये लिखा है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच वी आर आयंगर थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे, बेनेगल नरसिंह राव। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया संविधान सभा को, बहुत अच्छे से कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, तो उसको अगले वीडियो में देंगे। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं कि पढ़ाई में इस सुधार की ज़रूरत है, कमेंट करें।
या फिर मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भाई पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा अप्रिसिएट करेंगे तो उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन आता है और थोड़ा और अच्छा पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सरकारी नौकरी जरूर लगे, आपको मनचाहा लक्ष्य मिले।